मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज मैं बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस व्याख्यान का टॉपिक है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और ब्रिटिश कॉमन सभा का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा दोनों ही क्रमशः ब्रिटिश संसद और अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम सदन है, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। परंतु महत्व की दृष्टि से दोनों की स्थिति एक दूसरे से भिन्न है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता हाउस ऑफ कॉमन्स में निवास करती है और उसे विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा कहा जाता है। परंतु अमेरिका में सीनेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है और हाउस ऑफ कॉमन्स उसकी तुलना में शक्तिहीन दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी संघ राज्य का स्वरूप है। सीनेट को प्रशासन को नियंत्रित करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है तथा यह प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है। प्रोफेसर मुनरो ने दोनों की तुलना करते हुए कहा है, कॉमन्स सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों में अनेक समानताएं और विभिन्नताएं हैं। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे की संतान हैं और इसमें पारस्परिक पैतृक चिन्ह स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं, तथापि दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावरण की भिन्नता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक परिवेश में संवैधानिक शैली और अन्य कारकों ने दोनों संस्थाओं की कार्यात्मक शैली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। फलतः निर्णय प्रक्रिया में उसकी कार्यात्मक भूमिका एक दूसरे से भिन्न है। हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्य अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर इसके भीतर भी उसे भंग किया जा सकता है। संकट काल में इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इसकी अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। प्रतिनिधि सभा की कार्य अवधि सिर्फ 2 वर्ष है। इतनी छोटी कार्य अवधि अन्य किसी भी प्रतिनिधि संस्था की नहीं है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को सीनेट की तुलना में प्रभावकारी स्थान प्राप्त नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देशों में क्रमशः प्रतिनिधि सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स के गठन के लिए पूरे देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। मैसाचुसेट्स के राज्य के गवर्नर जेरी ने इस कार्य को इस प्रकार शुरू किया था कि चुनाव क्षेत्र का नक्शा इस तरह बनाया जाए कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने के अवसर बढ़ जाए। इसको जेरी मेंडरिंग प्रथा कहा जाता है। जेरी मेंडरिंग प्रथा कहा जाता है। इसमें इसका तात्पर्य ये है कि इसमें सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का इस प्रकार निर्माण करने की कोशिश करते हैं कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या थोड़े से क्षेत्रों में सीमित हो जाए और सत्ताधारी दल अपने समर्थकों को अधिक बड़े क्षेत्र में ऐसे फैला दे कि वह थोड़ा बहुमत से सर्वत्र विजयी हो जाए। ऐसी स्थिति ब्रिटेन में निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ब्रिटेन में निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, वही हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। अमेरिका और ब्रिटेन में अब मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या वर्तमान में 650 है। इसमें
533 इंग्लैंड के, 59 स्कॉटलैंड के, 40 वेल्स के और 18 ऊपरी आयरलैंड के होते हैं। जबकि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है। इसे 1961 में बढ़ा करके 437 कर दिया गया था, लेकिन फिर से 1962 में दोबारे घटा करके 435 कर दिया गया। इसके अलावे इसमें 6 और सदस्य छोटे छोटे जगहों से आते हैं, जैसे कोलंबिया अमेरिकी, सियोमा, गुआम अमेरिकी, वर्जिन द्वीप तथा प्यार्टो रिको। लेकिन इनको सिर्फ ये उसमें सदस्य भेजने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है वह जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इसमें 30,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि सभा चुने जाने का ये निर्धारण किया गया है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30,000 से भी कम है, और ऐसे राज्यों के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई है। और इस तरह से इसमें कैलिफोर्निया के लिए 43, न्यूयॉर्क के लिए 89 सीटें हैं, जबकि अलास्का, डेलावेयर, नेवेदा, वर्मोंट व वायोमिंग के लिए एक एक सीट निर्धारित है। हाउस ऑफ कॉमन्स और प्रतिनिधि सभा दोनों के संचालन के लिए एक अध्यक्ष पद का विधान है, परंतु दोनों में अध्यक्ष की स्थिति भिन्न भिन्न है। ब्रिटेन में अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो निष्पक्ष और तटस्थ हो। इस पद पर निर्वाचित होते ही वह अपने दल से संबंध विच्छेद कर लेता है। अमेरिका में अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल का प्रतिनिधि होता है और दल के नेता के रूप में वह प्रतिनिधि सभा में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। ब्रिटेन में उसकी स्थिति गौरवपूर्ण है और वह सर्वसम्मति से निर्वाचित होता है तथा वह हाउस ऑफ कॉमन्स के नियम, निर्णय और विशेषाधिकारों का संरक्षक बन जाता है। अब ऐसी प्रथा बन गई है कि सामान्य निर्वाचन में उसके विरुद्ध कोई अन्य दल उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करता है, जिससे वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। इसलिए अब यह कहा जाता है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को ब्रिटिश अध्यक्ष की तरह गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। मोनरो ने ब्रिटिश अध्यक्ष को मोस्ट कंस्पिक्यूअस फिगर इन द हाउस कहा है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष सदन में अपनी पार्टी के हितों की पूर्ति करता है और दल के नेता के रूप में विधेयकों पर बोलता है तथा मतदान में भाग लेता है। फाइनर ने दोनों की तुलना करते हुए कहा है कि कॉमन्स सभा का स्पीकर सिर्फ नियमों का उल्लेख करता है और उन्हें निष्पक्षता से लागू करता है, जबकि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपनी इच्छा से नियमों का निर्माण करता है और सदन की कार्यवाही के निर्धारण में भी भाग लेता है। कॉमन्स सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों प्रतिनिधि संस्था है तथा उसका संबंध सीधे जनता से है। इसलिए दोनों संस्थाओं का मुख्य कार्यविधि निर्माण करना है, परंतु संवैधानिक भिन्नता के कारण दोनों की विधायी भूमिका में गंभीर अंतर देखा जा सकता है। कॉमन्स सभा ब्रिटिश संसद का लोकप्रिय सदन है और संसद का व्यावहारिक अर्थ कॉमन्स सभा ही है। अमेरिका में कांग्रेस के भीतर सीनेट को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है और प्रतिनिधि सभा की स्थिति उसके अनुसार अनुचर जैसी है। इसलिए प्रतिनिधि सभा की विधायी भूमिका कमजोर हो जाती है।
ब्रिटेन और अमेरिका में क्रमशः कॉमन सभा और प्रतिनिधि सभा को सामान्य विधायी अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी सामान्य विधेयक ब्रिटेन और अमेरिका में संसद और कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा किसी विधेयक को स्वीकृत कर देती है तो उसे लॉर्ड्स सभा में भेजा जाता है और उसकी स्वीकृति मिलने पर उस पर सम्राट की सहमति ली जाती है, परंतु सम्राट की स्वीकृति सिर्फ औपचारिक होती है। लॉर्ड सभा को कॉमन सभा द्वारा स्वीकृत विधेयक में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसे स्वीकृत करना या नहीं करना कॉमन सभा के ऊपर निर्भर करता है। लॉर्ड सभा अधिक से अधिक किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक कर रख सकती है, परंतु यह अवधि बीतने के बाद कॉमन सभा उसे सम्राट की अनुमति के लिए भेज सकती है। प्रतिनिधि सभा की स्थिति कॉमन सभा जैसी निर्णायक नहीं है। सीनेट की इच्छा के बगैर प्रतिनिधि सभा कोई भी विधेयक पारित नहीं कर सकती है। प्रतिनिधि सभा के विपरीत कॉमन सभा को राजकीय वित्त को नियंत्रित करने की असीमित शक्ति प्रदान की गई है। बजट और अन्य वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। उसकी अनुमति के बिना न तो कोई धन व्यय किया जा सकता है और न ही कोई नया कर लगाया जा सकता है। लॉर्ड सभा को वित्तीय मामलों में शक्तिहीन बना दिया गया है। कानूनी रूप से लॉर्ड सभा किसी वित्तीय प्रस्ताव को 1 माह से अधिक रोक नहीं सकते हैं, और यदि वो ऐसा करते हैं तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है, उसे सम्राट की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। प्रतिनिधि सभा में ब्रिटेन की तरह वित्त संबंधी विधेयक आरंभ होते हैं, परंतु सीनेट उन्हें परिवर्तित, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। सीनेट को वित्त विधेयक का शीर्षक छोड़कर व्यवहार में सब कुछ परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। फाइनर ने ठीक ही कहा है कि प्रतिनिधि सभा द्वारा रखे गए प्रस्ताव की धाराओं के बदले नई धारा जोड़कर सीनेट वित्तीय मामलों का एकमात्र स्वामी बन गया है, यानी वह सिर्फ उसका शीर्षक में बदलाव नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ बदल सकता है। यानी जैसे चाहे वह धन विधेयक को अपने अनुरूप निर्मित करा सकता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा का संसद की सर्वाधिकार संपन्न संस्था है। विधायी और वित्तीय क्षेत्रों में उसे नेतृत्वकारी अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा का नेता होता है। अपनी इस हैसियत से वही संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों तथा नीतियों को निर्धारित करता है। वह कॉमन सभा में सरकारी नीतियों को व्यक्त करता है। बजट पेश करने का काम प्रधानमंत्री की देखरेख में ही संपन्न होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करता। कांग्रेस में बहुमत होने के बावजूद राष्ट्रपति उसका स्वामी नहीं हो सकता। विधेयक निर्माण में भी राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता। वह प्रतिनिधि सभा और सीनेट को भले ही प्रभावित कर ले, परंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत इस अर्थ में तुलनात्मक लाभ यह है कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स उसके नियंत्रण में रहता है। हाउस ऑफ कॉमन्स को मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और समस्त प्रशासन यंत्र को नियंत्रित करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है। इस मामले में लॉर्ड सभा की तुलना में कॉमन सभा की स्थिति न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि प्रभावपूर्ण है। वह प्रशासन का नियंत्रण और निरीक्षण करने वाली सर्वोच्च निकाय है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अपने बहुमत के बल पर ही वह सत्तारूढ़ रहता है। कॉमन सभा को बजट में संशोधन करने, उसमें कटौती करने का औपचारिक अधिकार प्राप्त है। बहुमत के शासन के कारण आमतौर पर यह नियंत्रण कारगर साधन नहीं है। विपक्ष इस साधन का उपयोग करके जनमत का ध्यान सरकार की फिजूलखर्ची और अनियमितताओं की ओर आकर्षित करता है। कॉमन सभा को सरकार को नियंत्रित करने के लिए अन्य कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस, प्रश्नों और सरकारी कामकाज की आलोचनाओं के माध्यम से कॉमन सभा सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री की निरंकुश स्थिति और दलीय प्रतिबद्धता के लिए कठोर अनुशासन इत्यादि के कारण उपरोक्त साधन यद्यपि कारगर नहीं हो पाते, फिर भी ब्रिटेन में इनका व्यापक महत्व है और जनमत निर्माण में इन साधनों के माध्यम से कम विपक्षी दल निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है। अमेरिका में सीनेट को राष्ट्रपति और उसके प्रशासन को नियंत्रित करने का
प्रभावशाली अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्रतिनिधि सभा की स्थिति अत्यंत कमजोर है। प्रशासन के संबंध में यद्यपि प्रतिनिधि सभा में बहस होती है, लेकिन राष्ट्रपति या उसके मंत्रियों के विरुद्ध उसे कारगर कार्रवाई करने का अधिकार कॉमन सभा की तरह प्राप्त नहीं है। कॉमन सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों ही जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में जनता की अपेक्षाओं और मांगों को अभिव्यक्त करती है। दोनों ही व्यवस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण के साधन है और जनता तथा सरकार के बीच राजनीतिक संचार के मुख्य स्थल है। दोनों ही संस्थाओं में प्रतिनिधिगण जनता की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं और मांगों का चयन तथा संयुक्तिकरण करते हैं। कॉमन सभा में इस अधिकार का भरपूर प्रयोग विपक्ष करता है, जबकि प्रतिनिधि सभा में सभी प्रतिनिधि खुलकर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ दलीय आधार पर सदन में मतदान नहीं होता और प्रतिनिधिगण दलीय नियंत्रण से लगभग मुक्त होते हैं। अपनी सूझबूझ के अनुसार वे मामले उठाते हैं और राष्ट्रपति प्रशासन की आलोचना भी करते हैं। कॉमन सभा वास्तव में संसद का पर्याय बन गई है और उसका प्रयोग संसद के व्यापक अर्थ में होता है। अमेरिका की तरह ब्रिटेन में न्यायालय को पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है, इसलिए संसद की सत्ता संप्रभु है। उसे ब्रिटिश संविधान में संशोधन करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। कॉमन सभा की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। डिजरेली ने कहा है कि वह संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली संस्था है। वास्तव में वह प्रत्येक संभव कार्य संपन्न कर सकता है। उसकी आदरणीय प्राचीनता, स्फूर्तिदायक इतिहास, उसकी नवयुवक जैसी शक्ति और भावना, राष्ट्रीय जीवन में उसका प्रभाव इत्यादि तथ्य उसे ऐसा स्थान प्रदान करती है जिसकी तुलना सिर्फ प्रतिनिधि सभा से ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य किसी भी देशों की प्रथम सदनों से भी नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।